आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी मचे बवाल की। वोट चोरी पर विपक्ष के आरोपों के समर्थन में आए जीतन राम मांझी की। उस समय 2700 वोट से हारत हम प्रयास के लिए जीत गए। देखेंगे हिजाब विवाद में कैसे नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें, राहुल के जर्मनी दौरे ने क्यों उड़ाई बीजेपी की नींद, जानेंगे कैश फॉर क्वेरी मामले में बीजेपी को लगे झटके को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तमिलनाडु और गुजरात में आई एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा चुनाव सुधार को लेकर दस्तावेज तैयार कर रही पार्टी, जल्द चुनाव आयोग को सौंपेंगे दस्तावेज। मनरेगा कानून को बदलने के विरोध में उतरी डीएमके, 24 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करने का किया ऐलान। सट्टेबाजी केस में क्रिकेटर युवराज सिंह, एक्टर सोनू सूद समेत कई सेलिब्रिटी की संपत्ति अटैच, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने फिर उठाया सिंधु जल संधि का मुद्दा, भारत को दी गीदड़ भभकी, कहा पानी मोड़ना युद्ध माना जाएगा। और शेयर बाजार में तेजी, 447 अंकों की बढ़त के साथ 84,929 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 150 अंकों की बढ़त के साथ 25,966 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। इस सत्र में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा कराई गई। वैसे विपक्ष का कहना है कि चर्चा में जो सवाल सरकार से पूछे गए उसके जवाब नहीं मिले, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी की। विपक्ष का विरोध बढ़ा तो सरकार ने शीतकालीन सत्र ही समाप्त करने का ऐलान कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा को देर रात तक चलाया गया। महात्मा गांधी के नाम पर चल रही मनरेगा योजना के नाम को बदलने के लिए पूरा जोर लगाया गया। संसद के दोनों ही सदनों से बिल को पास कराने के बाद शीतकालीन सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया था कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रदूषण पर चर्चा कराई जाएगी। 4 घंटे का समय भी तय कर दिया गया था। विपक्ष ने अपने उन सांसदों की सूची लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दी थी जिन्हें इस चर्चा में हिस्सा लेना था। सरकार को घेरने की तैयारी पूरी थी, लेकिन आखिरी दिन यानी 19 दिसंबर को संसद की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष सवाल कर रहा है कि चर्चा किसके कहने पर नहीं कराई गई। वैसे सबसे ज्यादा सवाल मनरेगा को लेकर ही हो रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को देर रात 1 बजे तक चलाया गया, जिससे ये बिल पास कराया जा सके। विपक्ष ने सरकार की मंशा का विरोध किया, सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। जब विपक्ष का कोई सांसद सदन में नहीं था, तब सरकार ने ध्वनि मत से राज्यसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल को पास करा लिया। इसके विरोध में टीएमसी के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर रात भर धरना दिया। टीएमसी सांसदों का कहना है कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों गरीबों के खिलाफ है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि बीजेपी वालों को स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी के लिए कोई इज्जत नहीं है। वे नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जिसने 30 अक्टूबर 1948 को महात्मा गांधी की जान ली थी और 18 दिसंबर 1925 को संसद के अंदर महात्मा गांधी को एक बार फिर मारा गया, क्योंकि मनरेगा से उनका नाम हटा दिया गया। सुबह पूरे विपक्षी सांसद जुट गए, बिल को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपनी मां की और भारत मां की कसम खाकर कहता हूं कि ये बिल गरीबों की भलाई के लिए नहीं है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कहा कि संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आती है और उसके लिए कम समय रखती है, फिर इन्हें हड़बड़ी में पास कराती है। ये अपने आप में संदिग्ध बात है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए। संसद में मनरेगा के साथ सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठा वो वोट चोरी का था। विपक्ष ने सरकार पर वोट चोरी कर सरकार बनाने के आरोप लगाए, तो इन आरोपों पर अब मोदी सरकार के मंत्री ने ही मोहर लगा दी है। खोलकर बोला है कि हमने जनमत चुराया था, डीएम को फोन कर अपने हारे हुए उम्मीदवारों को जिताया था। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हमने फोन कर अपने हारते उम्मीदवार को जीत दिला दी। कांग्रेस और आरजेडी ने मांझी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो खुलकर बोल रही हैं कि हमारे एक फोन पर जीता हुआ कैंडिडेट हरा दिया जाता है। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहते हाल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है, कोई उपाय
उस समय 2700 वोट से हारे थे हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार लगे। दुर्भाग्य हमारे उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। मांझी के इस बयान के बाद बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मांझी का वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी है, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़, डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। अब कहाँ है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह से हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया गया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसलिए वो सेटिंग न कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। साफ है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इस पर मांझी की सफाई आई है। उनका कहना है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन मांझी और पूरे एनडीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मांझी ने जो बयान दिया है उस पर अब नीतीश घिर गए हैं, क्योंकि सीट चोरी के मांझी के दावे अगर सच है तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त दूसरे मामले में मुश्किल में फंसे हुए हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि नीतीश के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उनकी इस हरकत का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में किया जा रहा है। और इस बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने अब सीएम नीतीश कुमार को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाएं। अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने जो हरकत की उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ श्रीनगर के कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए जल्द ही कार्रवाई की भी मांग की है। इससे पहले नीतीश के खिलाफ रांची और लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। तो वहीं इसके अलावा बिहार समेत देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा मामला 15 दिसंबर का है। इस दिन सीएम नीतीश एक समारोह में 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इस दौरान एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन हिजाब पहनकर मंच पर आए। तभी नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए अचानक सबके सामने महिला का हिजाब खींच दिया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर बवाल मच गया है। हिजाब मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा तो सुर्खियों में राहुल गांधी का विदेश दौरा भी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर पहले से ही बीजेपी घबराई हुई है और अब राहुल ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात की है। इस खबर ने बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया है। तो क्या कुछ खास रहा उनकी इस मुलाकात में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का जर्मनी दौरा सुर्खियों में बना हुआ है। अपने इस दौरे पर राहुल एक के बाद एक कार्यक्रमों में जा रही हैं, अलग अलग हस्तियों से मुलाकात कर रही हैं और जरूरी मुद्दों पर अपनी राय भी रख रही हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक साथ लंच किया। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों नेताओं ने वैश्विक मामलों, व्यापार और बदलती दुनिया में भारत जर्मनी संबंधों को मजबूत करने के बारे में विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस सांसद ने पूर्व चांसलर के साथ मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर तो चर्चा की ही, साथ ही अपने फेसबुक पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, ट्रंप के टैरिफ एक आर्थिक तूफान बनकर आने वाले हैं, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, मगर नरेंद्र मोदी छुप कर बैठे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ वक्त बिताया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने BMW मुख्यालय का भी दौरा किया और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाली समस्याओं को लेकर अपना रुख भी साफ किया। जिस तरह राहुल देश विदेश हर जगह देश के लिए जरूरी मुद्दों को उठाते हैं, उससे उनकी बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी की चिंता को बढ़ाती है। ऐसे में राहुल के इस दौरे को लेकर भी बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत मिल गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसे नेशनल हेराल्ड मामले के बाद अब बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कैश फॉर क्वेरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की इजाजत दी गई थी। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने लोकपाल को इस मामले में महुआ मोइत्रा की दलीलों पर ठीक से विचार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इस मामले में फैसला लेने के लिए 1 महीने का वक्त भी दिया है, जिसके बाद पूरी बाजी पलटती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के खिलाफ लोकपाल से शिकायत की थी। उनका दावा था कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए थे। टीएमसी सांसद पर हीरानंदानी को संसद की आईडी और पासवर्ड देने का भी आरोप लगा था। ये मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी को सौंपा गया और आखिरकार महुआ मोइत्रा को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब इस मामले में नया टर्न आ गया है और महुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिसे उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले से ही नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। जिस तरह कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को खारिज कर दिया, उसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। उस पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने और बदले की भावना से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोप लग रहे हैं और अब इस मामले ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है सरकार को घेरने का। कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने का। तो उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष का प्रदर्शन भी जारी रहा। तो क्या कुछ हुआ यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही योगी सरकार मुश्किल में दिखाई दी। विपक्ष योगी सरकार पर हावी नजर आया। विपक्ष ने कोडेन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्र के दौरान सपा के विधायक ब्रजेश यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। वो साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और साथ में एक कटआउट लगाया जिसमें लिखा था, जादुई कफ सिरप पीने वाला मर जाता है, बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है, सत्ता का संरक्षण पाता है, फिर विदेश निकल जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कफ सिरप से जान लेने वालों को बीजेपी संरक्षण देती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जहरीली कफ सिरप पिलाई, जिससे गरीब के बच्चों को मारने का काम किया और अरबों खरबों रुपए कमाकर लोग विदेश भाग गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। सपा नेता ब्रजेश यादव की तरह ही कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं सरकार की तरफ से भी विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन योगी सरकार की ये कोशिशें पूरी तरह से फेल होती दिखाई दी, क्योंकि सरकार के आरोपों का खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया कि कफ सिरप मामले में सपा नेता का कनेक्शन आरोपियों से निकला, जिसका पलटवार करते हुए अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में यूपी में कफ सिरप से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। कोडेन बेस्ड कफ सिरप की अवैध सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया, जिसकी जड़ें वाराणसी तक थी। इसी को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर बहस कराने का दबाव बना रहा है, जिसमें योगी सरकार बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तमिलनाडु और गुजरात में आई एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छिड़े बवाल के बीच अब 2 और राज्यों में ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में भी एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं और इसे लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों से घिर गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 5 राज्यों के लिए मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट लिस्ट चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को ही जारी कर दिया था और तमिलनाडु और गुजरात एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके तहत तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बड़े पैमाने पर नाम कटने का मामला सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक पहले चेन्नई में कुल 40,04,000 मतदाता दर्ज थे, वहीं एसआईआर के बाद ये संख्या घटकर 25,79,000 रह गई है, यानी ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 14,25,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अब बात करें कोयम्बटूर जिले की, तो यहाँ ड्राफ्ट मतदाता सूची से 6,50,000 नाम हटाए गए हैं। वहीं डिंडीगुल में पहले 19,35,000 मतदाता थे, जो अब घटकर 16,09,000 रह गए, यानी करीब 2,34,000 नाम कटे हैं।
इसके अलावा करूर जिले में 79,690 नाम हटाए गए हैं। यहाँ पहले 8,79,000 मतदाता दर्ज थे, जो अब 8,18,000 रह गए हैं। कांचीपुरम जिले में 2,74,000, तंजावुर में 2,06,000 और विल्लुपुरम में 1,82,000 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि वोटर लिस्ट से नाम हटने के पीछे अलग अलग कारण बताए गए हैं। आयोग की तरफ से कहा गया कि कई मतदाता ऐसे पाए गए जो दिए गए पते पर नहीं मिले, साथ ही दोहरी वोटिंग के मामलों में भी नाम हटाए गए। बता दें कि तमिलनाडु के साथ गुजरात एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का ये पहला चरण है, जिसमें ड्राफ्ट सूची जारी की गई है। जिनका नाम सूची में नहीं है वो 15 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।